वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और एक बार फिर मैं आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था और SFEE इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को डिराइव किया था हमने, और वेरियस अलग अलग डिवाइसेस के लिए भी हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होते हैं तो उनके लिए क्या क्या टर्म्स आते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली जो आपका इन्वेंट हुआ था ये 1850 के अराउंड आया था। ठीक है, और इसको जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम डायरेक्शनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या डायरेक्शनल लॉ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शनल लॉ क्यों कहा जाता है, अभी जब हम लोग इसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड डायरेक्शनल लॉ। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्यों कहा जाता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें हम लोगों ने देखा था वो जनरली हमको ये बताता है कि कितना एनर्जी जो है हमारी ट्रांसफ़र हो रही है एक पॉइंट, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पे। लेकिन फर्स्ट लॉ ने हमको ये नहीं बताया था कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया इसमें आपके दो साइंटिस्ट थे, कैल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट, जिन्हें नाम से भी जाना जाता है। तो उन स्टेटमेंट से हम लोगों को क्या पता चला, सेकेंड लॉ ने हमें ये बताया कि किस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। इसी के कारण इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा डायरेक्शनल लॉ पड़ा। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, वो हमको जानने बहुत ज़रूरी हैं कि वो क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी यूज़ होंगी इसमें। ठीक है, तो जो पहली टर्म है वो ये है कि थर्मल रिजर्वायर क्या होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ थर्मल रिजर्वायर। ठीक है, तो थर्मल रिजर्वायर बेसिकली इसमें क्या होता है, ये इट्स अ सिस्टम, इट इज़ अ लार्ज सिस्टम। थर्मल रिजर्वायर वो एक सिस्टम है एक तरीके से, अगर आप सिंपल वर्ड में समझो कि अगर आप उसमें से कुछ भी इनटेक कर रहे हैं या उसमें कुछ भी आप लोग डाल रहे हैं तो वो क्या रहता है, उसका जो टेम्परेचर रहता है, ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रिमेन्स क्या रहता है, टेम्परेचर। जो थर्मल रिजर्वायर वो रिजर्वायर्स होते हैं जिनका ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे उसमें एनर्जी आ रही है या आप उसमें से एनर्जी को ले रहे हो। दोनों केस में आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसी में जो थर्मल रिजर्वायर है इसमें एक आता है आपका, एक नाम है आप सोर्स। ठीक है, दो नाम से हम इसे जानते हैं, एक तो एक है ये सोर्स टर्म और एक दूसरी टर्म आएगी हमारे पास सिंक। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपको जाननी क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोर्स क्या होता है, सोर्स बेसिकली वो पॉइंट है जो कि क्या करता है, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, इट सप्लाइज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी भी कैसी, एनर्जी भी कैसी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, वही मैंने अभी बताया आपको कि थर्मल रिजर्वायर उन्हें ही बोलते हैं जिनमें टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता। तो उसी में एक सोर्स तरीके का एक टर्म होता है जिससे कि क्या करते हैं, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी उसमें से सप्लाई होती है जो इसमें विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर आपका कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, सिंक क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच हैज़ अ कैपेसिटी, या इस तरीके से लिखो, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट अंडर गोइंग एनी टेम्परेचर चेंज।
ठीक है। तो सिंक क्या होता है, सिंक इज़ अ डिवाइस जिसमें कि क्या होता है, कैपेसिटी होती है आपकी, ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करने की, क्या चीज़, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी आप इसमें एब्जॉर्ब कर सकता है सिंक विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जैसे आप लोगों को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा T होता है, ठीक है। अगर ये डेल्टा T जो है आपका, डेल्टा T अगर आपका ज़ीरो, मतलब जो हमने ये कंडीशन लगाई, थर्मल रिजर्वायर यही बोलता है ना कि चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपका ज़ीरो कब होगा, जब या तो आपका ये मास आपका क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है, या फिर आपकी स्पेसिफिक हीट वो क्या होनी चाहिए, इन्फिनाइट होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है कि किसी भी उसकी टेम्परेचर चेंज मतलब कांस्टेंट तभी रह सकता है, मतलब डेल्टा T ज़ीरो तभी आएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला हम देखें तो डेल्टा T इज इक्वल टू Q अपॉन MC, ठीक है। तो ये भाई ये ज़ीरो तभी आ सकता है ना जब या तो मास आपका या फिर स्पेसिफिक हीट ये क्या होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, इन्फिनाइट होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है, ये मैंने फॉर्मूले से आपको बता दिया, जो ये डेफिनेशन में हम लोग ये देख रहे थे इसमें, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या स्टेटमेंट आई थी। दो स्टेटमेंट थी, ठीक है, कैल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो एक एक करके हम पहले कैल्विन देखेंगे फिर क्लॉसियस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे ये एग्जाम्पल पूछ ले, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई सिंक का जो मतलब सिंक का कोई एग्जाम्पल दो, तो सिंक का जो एग्जाम्पल है, जो बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है वो है या तो रिवर या फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिवर या फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो मास होता है वो इन्फिनाइटली क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, रिवर और एटमॉस्फेयर का। तो इसको हम सिंक बोल सकते हैं, मतलब एज अ सिंक ये बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मास होता है वो क्या है, काफ़ी लार्ज है। तो इसमें जो टेम्परेचर चेंज होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था। चलिए अब देख लेते हैं क्लॉसियस और कैल्विन स्टेटमेंट को, देख लेते हैं कि क्या बोलती है क्लॉसियस स्टेटमेंट और कैल्विन स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं वो हम चलते हैं कैल्विन स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। कैल्विन स्टेटमेंट, ठीक है, कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो देखिए भाई कैल्विन क्या बोलता है, इसने क्या बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ डिवाइस, ठीक है, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो कि कंटिन्यूसली वो सोर्स से हीट ले रहा हो और उसको कंप्लीटली किसमें, वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट एनी डेसिपेटिंग हीट टू द सिंक। मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज आपका दिस इज, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज सोर्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिंक हो गया, ठीक है। तो कैल्विन स्टेटमेंट क्या बोलता है, कैल्विन ये बोलता है कि आप सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज आपका दिस इज, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज सोर्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिंक हो गया, ठीक है। तो कैल्विन स्टेटमेंट क्या बोलता है, कैल्विन ये बोलता है कि आपने यहाँ से Q अमाउंट ऑफ सपोज हीट ली, ठीक है, ये आपका क्या लगा है यहाँ पे, ये आपका कोई इंजन लगा है, ठीक है। अच्छा, उसने क्या कर दिया, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दी ये हीट की, ठीक है। तो कैल्विन क्या बोलते हैं भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ डिवाइस, जिसमें क्या हो कि हीट आपकी आए सोर्स से और कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में, और कोई भी हीट आपकी डेसिपेट ना हो सिंक में, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो कैल्विन ने हमें ये स्टेटमेंट दी, तो इससे हमने ये है इसका कंक्लूजन कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ डिवाइस, जिसमें कि आप हीट दे रहे हो इंजन में और वर्क आपका क्या हो, आपको मिल रहा हो। तो ये क्या है, आपका इम्पॉसिबल होता है, यही आपकी कैल्विन की स्टेटमेंट थी, ठीक है। पॉसिबल क्या होता है आपका, पॉसिबल आपका क्या होता है, पॉसिबल एक्चुअल में क्या है कि ऐसा कोई डिवाइस हमने आज तक बनाया नहीं, बट पॉसिबल क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है आपका, ठीक है, कि कोई आपने Q अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ली सोर्स से, W आपका वर्क मिले और कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी क्या होगी सिंक में, ठीक है, आपकी क्या होगी, डाउन होगी। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 ले लिया हमने, और ये मान लिया कि जो T1 है वो ग्रेटर देन है T2 के। तो दिस केस इज पॉसिबल, ठीक है, बट
अकॉर्डिंग टू केल्विन इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हमने इसी को एडवांस में किया और कुछ इस तरीके का हमने इंजन बनाया, और इसी इंजन को हमने क्या मतलब ये जो इंजन आया इसमें क्या बोला हमने कि कोई एक डिवाइस है, ठीक है, वो Q1 अमाउंट हीट लेगा टेम्परेचर T1 से और वर्क में कन्वर्ट करेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी वो टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगी, डिसिपिएट हो जाएगी, वेयर T1 जो है टेम्परेचर वो ग्रेटर होना चाहिए T2 से, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोगों का क्या आ गया, हम लोगों का क्या एक इंजन आया, उसको क्या नाम दिया हमने, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन। तो हीट इंजन जो है वो यहीं का ही डिवाइस है। तो हीट इंजन क्या करता है, इसको भी आप लोग सुन लीजिए, लिख लेना अपने आप नोट्स में। तो हीट इंजन क्या डिवाइस है, हीट इंजन वो डिवाइस है या वो इंजन है जो कि क्या करता है, आपकी हीट एनर्जी को क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसको, हीट एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है, विद आफ्टर डेसिपेटिंग, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इन्वायरमेंट में आपकी क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला देखें, इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, हीट इंजन में आप ये बना सकते हैं। और हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर आप बोलें तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, नेट वर्क आउटपुट, है ना, यही तो होती है नेट वर्क आउटपुट, कितना आपका वर्क आउटपुट हुआ और कितनी आपने हीट क्या करी, सप्लाइड करी, ठीक है। तो वर्क आउटपुट कितना हो रहा है, W मिल रहा है, और हीट सप्लाइड आप क्या कर रहे हो, Q1। तो ये हो गया आपका। एक और टर्म है जो कि आपको याद रखनी है, अगर यहाँ से हम लोग हीट बैलेंस देखें हीट इंजन के लिए, एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है हीट इंजन के लिए कि हीट इंजन की होती है W/Q1। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है इट शुड बी इक्वल टू क्या, W + Q2, है ना, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप क्या बोल सकते हो, W = क्या, Q1 - Q2। वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, हीट इंजन वाले फॉर्मूले में, तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज Q1 - Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से जो हीट इंजन आया वो क्या है, 1 - Q2 अपॉन Q1। तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। एक फार्मूला ये है और एक और फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो कितना हो जाएगा, 1 - T2/T1, ठीक है, क्योंकि Q क्या होता है, वो होता है mc∆T, है ना। टेम्परेचर चेंज अगर 0 रहे तो Q1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये थी केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट आपको ये याद रखनी है, उससे आपका क्या निकल के आया, आपका एक हीट इंजन हम लोगों ने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट की, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोलती है, सेकेंड स्टेटमेंट आती है आपकी क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। ये साइंटिस्ट के ही नाम है, इन्होंने ही दी थी तो इन्हीं के नाम पे आ गई, CLAUSIS, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अच्छा जी, क्लॉसियस ने क्या बोला भाई, क्लॉसियस ने ये बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ डिवाइस, ठीक है, विच कैन टेक हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड ट्रांसफर टू दी हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एनी वर्क, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब समझ लेते हैं इसको फिगर के, उसने बोला क्या, उसने क्या बोला कि भाई सपोज एक ये कोई आपका ये कोई टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर पे एक डिवाइस है, ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पे बना दिया लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पे मैंने कोई एक इंजन लगा दिया, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि भाई ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि वो लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करे और हायर टेम्परेचर पे हीट को छोड़ दे विदाउट एनी डूइंग वर्क, मतलब इस इंजन पे हमने बाहर से कोई वर्क ना किया हो, ठीक है। तो दिस इज मतलब यहाँ पे कोई वर्क, ये जो वर्क है विदाउट वर्क करे हुए, इस वर्क को करे हुए बिना भी कोई ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो कि क्या करे, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले और Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे हायर टेम्परेचर पर, वेयर TH क्या है आपका, ग्रेटर है लोअर टेम्परेचर को। तो कोई भी ऐसा अभी तक इंजन नहीं है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है।
ये इम्पॉसिबल है क्लॉशियस के अकॉर्डिंग। तो क्लॉशियस ने क्या बोला, यही बोला था, यही मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इसी स्टेटमेंट से फिर हम लोगों का क्या जन्म हुआ, हमारा रेफ्रिजरेटर का जन्म हुआ। हमने रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस बनाया इसी कॉलरी के बेस पे, ठीक है। वो क्या बनाया हमने, ये टेम्परेचर लिया भाई हमने हायर टेम्परेचर पे, ये Q2 अमाउंट यहाँ से आ रहा है, ये कोई इंजन लगा है, हम इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज़, ये है आपका लोअर टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, दिस Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट की और ये Q1 अमाउंट ली, और यहाँ से बाहर पे हमने क्या किया, इस पर कोई वर्क किया, ठीक है। तो इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। मतलब आपको अगर लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है और हायर टेम्परेचर पे उसे छोड़ना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क बाहर से क्या करना पड़ेगा, उस पर देना पड़ेगा, इंजन पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी ये वाला इंजन पॉसिबल है। तो ये थी आपकी क्लॉसियस स्टेटमेंट की कॉलरी, जिसमें ये तो था उसकी स्टेटमेंट कि ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बना के आ जाना है पेपर में, और ये उसके बेसिस पे आया, और इसी के बेसिस पे हमने ये क्या, इसको क्या बोला, रेफ्रिजरेटर बोला, इस इंजन को जो बोला। तो रेफ्रिजरेटर आपका इसी पे काम करता है, उस पे इसलिए आपने देखा होगा कि एक कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। और उस कंप्रेसर को हम किससे ड्राइव करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तभी वो आपका रन करता है, और उस रनिंग के बेसिस पे ही आपका हीट का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर है जो वो इसके ही डिवाइसेस पे बना है, ठीक है। तो इसकी भी हम एक बार COP देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की जो COP होगी, COP इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP क्या होती है आपकी, COP क्या होती है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर के केस में देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो देखिए COP जो होती है रेफ्रिजरेटर की, वो क्या होती है आपका जो Q2 अमाउंट है, मतलब ये जो डिज़ायरेबल वर्क आपने कितना किया, ठीक है, दैट इज Q2 अपॉन W, ठीक है। और इसी के बेसिस पे एक और आता है आपका हीट पंप। तो उसकी जो होती है हीट पंप भी क्या होता है, दोनों डिवाइसेस इस पे हीट पंप भी क्या करता है, एक्सट्रैक्शन के लिए वर्क करता है। तो जो हीट पंप होगा, हीट पंप के केस में आप कौन सी वाली हीट लेते हो, ये Q1 लेते हो। इस पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ लेनी है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हो तो जो लोअर टेम्परेचर से हीट निकल रही है वो आपको लेना है यहाँ पे, और वर्क डन से डिवाइड कर देना है। और अगर आप हीट पंप की बात करें तो हीट पंप पे जो आपका हायर टेम्परेचर पे आपने हीट फेंकी, उसको आपको क्या करना है, वर्क से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये था आपका COP, ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं आपके, ये वैलिड होते हैं दोनों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये दोनों के लिए वैलिड है, रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो कि आता है इसमें, वो आप लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मैंने क्या बताया आपको, Q2 अपॉन W। तो इसी को मैं यहीं पे एक्सपेंड करता हूँ अगर, ठीक है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, R का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो ये Q2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। इस W को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस W को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस W को मैं ये Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूँ, है ना। ये तो लिख सकता हूँ ना मैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूँ इसको, तो लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। ओके। और जो COP है आपका हीट पंप का, हीट पंप के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। इतना सभी को पता है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस, या आप क्या करो, इसको हीट पंप से करना है, हाँ चलो, सेकेंड को मतलब माइनस कर देते हैं 1 से, ठीक है। तो हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसको माइनस कर देते हैं, तो ये Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2
माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। एलसीएम ले लो यहाँ पे, Q1 माइनस Q2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वो ये आया कि जो COP होता है, ठीक है, हीट पंप का, माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर शुड बी इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे। तो यहाँ से जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया वो क्या आया, COP ऑफ हीट पंप शुड बी इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशन है इन दोनों के बीच में। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और ये जो है आपका डिज़ायरेबल इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, जो आपका COP का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिज़ायरेबल अफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपको दोनों में याद रखना है कि जो डिज़ायरेबल अफेक्ट है वो क्या क्या लेना है। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, तो आपको जो डिज़ायरेबल इफेक्ट है वो कौन सी हीट को लेना है, जो हीट आपकी लोअर टेम्परेचर से निकल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप हीट पंप की बात करेंगे तो हीट पंप में आपको डिज़ायरेबल इफेक्ट कौन सा लेना है, ये Q1 लेना है, मतलब जो हीट आपकी हायर टेम्परेचर पे जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, यही हमारी क्लॉसियस कैल्विन स्टेटमेंट थी। इनसे हमने 3 तरीके के इंजन देख लिए, एक देख लिया हमने हीट इंजन, ठीक है, एक देख लिया हमने हीट पंप, और एक देख लिया हमने रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस हैं, इनके फॉर्मूलेज हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं मेरे, तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।